की जरूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? रीफाइनेंसिंग करोगे। उन्होंने पहला वाला फाइनेंस अभी तक चुकाया नहीं है और उसके बाद उनको दोबारा अगर लोन की जरूरत पड़ जाए तो उसे हम रीफाइनेंसिंग करते हैं कहते हैं। तो नाबार्ड क्या करता है, रीफाइनेंसिंग भी करता है एग्रीकल्चर की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो होती हैं अपनी हैंडीक्राफ्ट। लेकिन ये एक कह सकते हैं अपन हार्ट एंड सोल है रूरल इकोनॉमी का, क्योंकि इन्हीं सब चीजों की वजह से रूरल इकोनॉमी चलती है। तो नाबार्ड बनाने का वजह क्या थी बेसिकली, कि रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हम वापस अपलिफ्ट कर सके। और अभी तक हो क्या रहा था, रूरल और जो अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है इसमें क्या होता था, वो लोग मनी लेंडर से लोन लेते थे, फिर उसको चुका नहीं पाते थे, और फिर वो उसी की विशियस साइकिल में उसी का इंटरेस्ट और उसी का सूद जो है वापस देने में अपना टाइम लगा देते थे, और उनका खुद का कोई प्रोड्यूस नहीं होता था। तो नाबार्ड एस्टैब्लिश करने का मकसद ये था कि आप अगर एक बार लोन दे दो और अगर वो गलती से डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन अगर आपको ये पता है कि अगर आपने आज उनको लोन दिया है ना, और वो लोग अगर जैसे सपोज करो एग्रीकल्चर की बात करें, तो इस बार अगर बारिश ठीक नहीं हुई तो अगली बार बारिश ठीक होगी तो वो सारा लोन चुका देंगे। तो ये जो ट्रस्ट का एक फैक्टर अपन लेके आए, ये नाबार्ड ला सकता था। तो इसलिए रीफाइनेंसिंग करने के लिए भी नाबार्ड आगे आया। फिर इसका काम ये भी था कि कोऑर्डिनेट करे किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो प्लानिंग करते हैं उनके बीच में ये लोग कोऑर्डिनेट करे नाबार्ड, और वो हेल्प करे अच्छे डिसीजंस लेने में। तो ये काम है नाबार्ड का। इसके बाद जैसे आरबीआई बोरो कर सकता था अपने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर सकती थी और वो पैसा आरबीआई के साथ आ सकता था, लेकिन नाबार्ड को हमने ये पावर दी कि वो डायरेक्टली या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड बैंक या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकता है सामान। परमिशन चाहिए कि इसको, इसकी खुद की मर्जी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आरबीआई के अंडर आता है तो ये एक तरह से आरबीआई की सब्सिडरी की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको पावर दी गई है कि अगर आप चाहो तो आप बोरो कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि नाबार्ड जो है कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अभी तक 2019 तक नाबार्ड जो है आरबीआई के अंदर आता था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से नाबार्ड को टेक ओवर कर दिया अभी करंटली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, बोरो कर सकता है नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी आप बोरो कर सकते हो आरबीआई से। आरबीआई से बोरो करने की पावर भी दी है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में क्रेडिट चाहिए, आरबीआई लॉन्ग टर्म नहीं देगा नाबार्ड को, क्योंकि आरबीआई का काम लोन देने का नहीं है इमीडिएटली, बैंक्स की हेल्प कर सकता है वो, लेकिन शॉर्ट टर्म क्रेडिट नाबार्ड को वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट ही देता है। इसके अलावा नाबार्ड खुद शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सब तरह की क्रेडिट प्रोवाइड करता है। किस किस को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब कंफ्यूजन की बात ये है कि ये सारे बैंक्स तो अपने आरबीआई के अंडर थे, तो ये यहाँ कैसे आए? आरबीआई के अंडर थे, रेगुलेशन और सुपरविजन अभी भी आरबीआई ही कर रहा है, लेकिन इनके फाइनेंसिंग की जिम्मेदारी हमने नाबार्ड को दे दी है। नाबार्ड क्योंकि हमने स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया ताकि वो रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर क्रेडिट को एड्रेस कर सके। इसीलिए जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तुम्हारे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का काम क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का काम क्या है कि वो रूरल इकोनॉमी को आगे लाएं। आरआरबी भी इसीलिए खोले गए थे अपने, याद है गांधी जी की विजन के ऊपर 2 अक्टूबर के टाइम पे खोले गए थे। फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का भी यही काम है। तो लैंड, अरे करेक्ट, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का भी यही काम है, लेकिन इनको फाइनेंस करने की जिम्मेदारी दे दी गई है नाबार्ड को। तो जब इनको क्रेडिट की जरूरत हो, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी और लैंड डेवलपमेंट बैंक को क्रेडिट की जरूरत हो, तो उनको क्रेडिट कौन देगा? नाबार्ड। आरबीआई से नहीं लेते, ये ले सकते हैं पर अभी मेजरली नाबार्ड को ही दी है पावर। तो नाबार्ड का ही क्रेडिट इतना ज्यादा लाइन है कि वो वही कंज्यूम नहीं हो पाती पूरी तरह से। फिर ये लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन दे सकता है नाबार्ड, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी स्टार्ट कराए जिसमें वो रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना चाहती है या एग्रीकल्चर में कोई किसी की हेल्प करना चाहती है, स्पेसिफिकली फार्मर्स को कोई रिबेट देना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन देता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड, ये वाला सेक्शन अपने आरबीआई के अंदर भी था, वो भी वही है इनके अभी। ये लोग, लेकिन इनका फोकस कहाँ होगा? एग्रीकल्चर एंड रूरल। सिंपल, नाबार्ड का मेजरली फोकस है एग्रीकल्चर और रूरल पे, तो उसी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड भी बनाया है इन्होंने। इसके अलावा इंस्पेक्शन भी करेंगे। अब जब ये क्रेडिट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो इनका काम है इंस्पेक्शन भी करना, क्योंकि जब आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो तो अगर वो पैसा चुकाएंगे कि नहीं ये भी देखना है मुझे। तो ये इंस्पेक्ट करता है कि डिस्ट्रिक्ट बैंक कैसे चल रहे हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कैसे चल रहे हैं, तो ये इंस्पेक्ट करने का काम इनका है। यही दो बैंक इंस्पेक्ट करते हैं ये लोग, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। आरआरबी इनके इंस्पेक्शन के अंडर नहीं है, आरआरबी शेड्यूल बैंक्स है और ये आरबीआई के अंडर ही आएंगे। लैंड डेवलपमेंट बैंक भी आरबीआई के अंडर ही आएंगे। तो इंस्पेक्ट क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है।
अब अपना मैनेजमेंट, जैसे अपन ने आरबीआई का मैनेजमेंट देखा था, ऑलमोस्ट वैसा ही है। वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे? 20 थे। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अपने 15। इसमें भी पहले चेयरमैन होगा, लेकिन वहां पे अपन ने देखा था कि डेप्यूटी गवर्नर आ रहा था, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा। ठीक है, इसमें से इनका टेन्योर अपना 5 साल का है, मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर भी 5 साल का है। वहां पे भी डेप्यूटी गवर्नर गवर्नर का टेन्योर अपना 5-5 साल का था। चेयरमैन अपना एक है, एमडी अपना एक है, लेकिन यहाँ पे अदर डायरेक्टर्स आएंगे। ये अदर डायरेक्टर्स 13 हैं और इनका टेन्योर है 3 साल का। ये कहाँ से आते हैं? पहले 2 जने, जैसे इन्होंने डिवीजन दिया है, ये रफली देख लो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, नंबर इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने एक्सपर्ट्स ले लिए, किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए और हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर। क्या जिस जिस चीज को एड्रेस कर रहे हो उसके एक्सपर्ट्स होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो बता पाएंगे कि इनको किस चीज की जरूरत है, कैसा लोन प्रोवाइड कराना चाहिए हमें, कितने समय के लिए प्रोवाइड कराना चाहिए, कैसे चुका पाएंगे ये, हम इनकी कैसी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे सेक्टर्स में जो एक्सपर्ट्स हो उनको हम लेके आते हैं। तो अपना आ गया कॉपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स। इसका जिसमें एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये वाले बैंक्स इनको हैंडल करने हैं, तो ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन लेके आए। अब 3 फ्रॉम आरबीआई डायरेक्टर्स। ये कौन से डायरेक्टर्स होंगे? अपन ने लास्ट में एक डिवीजन पढ़ा था आरबीआई के अंदर, उसमें लिखा था अदर डायरेक्टर्स, जो पार्ट टाइम वर्कर्स थे वो यहाँ पे आएंगे। उसमें से कोई भी 3 आरबीआई डायरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे नाबार्ड के अंदर आएंगे, क्योंकि नाबार्ड क्योंकि फंक्शनरी है आरबीआई के ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा बहुत तो आरबीआई के अंदर भी आता है, रेगुलेशन के अंदर की है तो बैंक की, तो आरबीआई के अंडर आएगा रेगुलेशन और सुपरविजन के अंदर। तो आरबीआई अपने कुछ लोग यहाँ बिठाएगा कि भाई आप इतना बड़ा हैंडल कर रहे हैं तो आपके काम को हम भी दिखेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अब ओनरशिप हो गई है नाबार्ड पे कंप्लीटली, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिए कि हमारा भी कोई से हो नाबार्ड में, क्योंकि नाबार्ड बेसिकली कर क्या रहा है। हाँ, मैं आज अपलोड कर दूंगी तुम्हारे ग्रुप पे। फिर ये तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर्स हो गए और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए। इसके अलावा जो अपनी एडवाइजरी काउंसिल है, वो एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया है कि अगर हमें किसी को एडवाइस देनी हो, नाबार्ड अगर किसी को एडवाइस देना चाहे, क्योंकि अपन ने देखा कि ये कॉपरेशन करते हैं किसके बीच में? अपने स्टेट और सेंटर की प्लानिंग कमीशन के बीच में। तो इसका मतलब एक बैंक जो है, इतनी पावर होती है एक बैंक के पास कि वो एडवाइस कर सके गवर्नमेंट को, उससे ज्यादा पावर नहीं है। आरबीआई के पास भी इतनी पावर थी, एडवाइस कर सके। गवर्नमेंट का मन है वो माने नहीं माने उनकी मर्जी। तो यहाँ पे भी एडवाइजरी काउंसिल बनाया है। अब इनका पास तो काफी अच्छा और बड़ा सेक्टर है, रूरल और एग्रीकल्चर। अपनी मेजरली इकोनॉमी कैसी है इंडिया की? रूरल और एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो यहाँ के एडवाइजरी काउंसिल अच्छा, काफी बड़ा और काफी ब्रॉड होगा। जैसे आपके नाबार्ड के डायरेक्टर्स लिए हैं इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे कोई भी लोग जो कि स्पेशल नॉलेज रखते हैं नाबार्ड की नजरों में, उनको ये एडवाइजरी काउंसिल में डाल सकते हैं। तो ये एडवाइजरी काउंसिल कंप्लीटली नाबार्ड के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड है। नाबार्ड देखेगा इसमें किससे लोगों को रखना है और कितने लोगों को रखना है। ठीक है, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और अपन ने सब कुछ किया, तो नाबार्ड को हमने और भी पावर्स दी, लेकिन ये इसकी सोल पावर्स में नहीं थी। ये जो अपन ने ऊपर पावर्स पढ़ी थी नाबार्ड की, ये इनके स्पेशल मेजर फंक्शंस थे, बेसिक फंक्शंस ये नाबार्ड करता ही है। अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी नाबार्ड को, क्योंकि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही थी। तो हमने कहा कि भाई अब आप फॉरेन करेंसी में भी लोन प्रोवाइड करा सकते हो एग्रीकल्चर वगैरह में, या फिर मे बी रूरल, क्योंकि अब क्या है, हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो बाहर भी जाते हैं। तो जब आप बाहर से डीलिंग करना चाहते हो तो पेमेंट और करेंसी कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो बार बार क्या आरबीआई के पास जाए, बार बार क्या, जब हमारा लोन ही नाबार्ड के थ्रू सैंक्शन हो रहा है, जब नाबार्ड ने कह ही दिया है कि वो रूरल इकोनॉमी हैंडल कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी की पावर होनी चाहिए नाबार्ड के पास, तो वो लोन्स दे सके फॉरेन करेंसी में, पावर दी है उनको। इसके अलावा वो सिर्फ बैंक्स को ही नहीं, किसी प्राइवेट पर्सन को और इंस्टीट्यूशंस को भी लोन दे सकता है। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए। वो ऐसे ही लोन नहीं देगा कि वहां पे कोई किसान पहुंच जाए कि मुझे जमीन के ऊपर लोन चाहिए, ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वो किसके थ्रू करवाएगा? नाबार्ड आरआरबी के थ्रू दिलवा सकता है, या वो ये कह सकता है कि भाई आप स्टेट कोऑपरेटिव इस पे चली जाइए, इसकी तरफ से मैं फाइनेंस करा देता हूँ। लेकिन वो एक सिंपल पर्सन इंस्टीट्यूशन को इसलिए भी लोन दे सकता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करनी है। लेकिन इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर या रूरल रिलेटेड होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, या फिर रूरल एरिया के लिए आप बेहतरी करने के लिए कर रहे हो, जैसे आपने बांध बनवा दिया या आपने इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करा दी, तो उसके लिए एक पर्सनल लोन या इंस्टीट्यूशन को लोन दे रहा है नाबार्ड। फिर ये एस्टैब्लिश कर सकता है सब्सिडरीज। सब्सिडरीज क्या हो गई? जैसे सब्सिडरीज अपन क्यों एस्टैब्लिश करेंगे? नाबार्ड ने कहा कि हर जगह तो नाबार्ड का ऑफिस नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे नाबार्ड का ऑफिस राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में है। जयपुर में है, लेकिन अब
अगर उदयपुर में किसी को डीलिंग करनी है, अगर वहां पे वो अप्रोच नहीं कर पाए, सपोज करो वो छोड़ो जयपुर के आउटस्कर्ट्स, जयपुर कितना बड़ा है, तो अगर आउटस्कर्ट्स में कोई है तो नाबार्ड ऐसे एस्टैब्लिश कर सकता है, अगर वहाँ इतना बिजनेस है कि भाई ये सब्सिडरी है मेरी, ये मैं एक स्पेसिफिकली इस काम के लिए यहाँ पे अपना एक बंदा बिठा रहा हूँ और ये हमारा काम कर देगा। तो इस तरह नाबार्ड अपने काम को डिवैल्यूएट भी कर सकता है कि भाई आप किसी और को दे दिया आपने। तो ये 3 पावर्स नाबार्ड को एक्स्ट्रा दी गई हैं। क्या क्या? एक तो लोन देने के लिए फॉरेन करेंसी में दे सकता है, दूसरा किसी पर्सन और इंस्टीट्यूशन को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोन दे सकता है, क्योंकि अभी तक तो अपने हैंडीक्राफ्ट एग्रीकल्चर यही पड़ा था। और दूसरा वो चाहे तो कोई सब्सिडरी भी स्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे होंगे नाबार्ड के? अब नाबार्ड की ओनरशिप तो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारा का सारा फाइनेंस नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही ले, क्योंकि थोड़ी ऑटोनॉमी हमने नाबार्ड को दी है। तो वो ऑटोनॉमी बरकरार रखने के लिए हमने कहा है कि नाबार्ड की तो खुद की शेयर कैपिटल होगी। शेयर कैपिटल अभी करंटली जो नाबार्ड की 2020 में बढ़ाई है, 2019-20 में, वो 30,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये इसकी ऑथराइज कैपिटल है। तुम्हें 12th में और अभी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा ऑथराइज और पेड अप कैपिटल में डिफरेंस। ऑथराइज कितनी है कि ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है जितने तक ये शेयर इशू कर सकता है। तो 30,000 करोड़ तक का शेयर नाबार्ड इशू कर सकता है। इसके बाद तुम्हारी पेड अप कैपिटल कितनी है? 14,080 करोड़। इतने करोड़ रुपए की अभी तक करंटली शेयर्स नाबार्ड इशू कर चुका है। तो ये नाबार्ड शेयर्स इशू किसको, ऐसा नहीं सिर्फ पब्लिक को ही किए, हो सकता है किसी गवर्नमेंट एंटिटी को कर दिए, किसी बैंक को बेच दिए, जिन्होंने खरीदे उनसे उसने पैसा उठाया। तो उससे क्या हुआ कि नाबार्ड एक गवर्नमेंट पे या एक किसी स्पेसिफिक बैंक पे डिपेंडेंट नहीं रहा, इसकी खुद की फाइनेंसिंग हुई। तो अब इसके पास ऑटोनॉमी है कि कैसे पैसे खर्च कर रहे और कहाँ खर्च करे। तो वो रखने के लिए शेयर कैपिटल अपन ने यहाँ रखे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस अलाउड है नाबार्ड को मेंटेन करना। इनके लिए जैसे अपने आरबीआई में भी देखा था, रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन कर सकते हैं, ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी लिमिट है कि ये 3% अपने टोटल रिसोर्सेज के, जितने भी इनके टोटल रिसोर्सेज है, मतलब शेयर कैपिटल हो गई या कोई और कहीं से भी कोई लोन लिया है, उन सबका 3% रिजर्व एंड सरप्लस में रख सकता है। आरबीआई के ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं थी। आरबीआई जितना भी इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है वो सब कुछ रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाता है। आरबीआई कभी भी उसको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है। सेम वे नाबार्ड भी उसको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर डाल के साइड में रख देगा। फिर अपने स्पेशल लोन फंड्स हैं। स्पेशल लोन क्या देता है? एक तो अपना नेशनल रूरल क्रेडिट जो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, एक जो स्टेबलाइजेशन फंड होता है। लॉन्ग टर्म के लिए देंगे हम, और स्टेबलाइजेशन। अब अपन ने अगर अलग अलग किया तो स्टेबलाइज किसी चीज को कब करते हो तुम? जब कोई सडनली कोई चेंज आ जाए तो हमें स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन फंड जो है तुम्हारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म हो गया। अगर नाबार्ड को सडनली कोई ऐसा ऑपरेशन करना पड़े जिसमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट की जरूरत हो, तो नाबार्ड नेशनल रूरल क्रेडिट फंड के थ्रू लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है। दूसरा, नेशनल रूरल क्रेडिट के थ्रू स्टेबलाइजेशन फंड भी ले सकता है कि भाई टेम्पररी प्रोसेस के लिए चाहिए। सपोज करो कि कहीं बहुत ज्यादा फसल में नुकसान हो गया और किसान अपना लोन नहीं चुका पाए, तो लोन नहीं चुका पाए तो नाबार्ड पे कैसे फर्क पड़ेगा? क्योंकि नाबार्ड ने जो पैसे दिए वो इस उम्मीद में दिए थे कि आगे जाके वो पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। अब अगर वो पैसे वापस नहीं मिले तो नाबार्ड आगे का बिजनेस पूरा हैम्पर हो गया। तो ये वाले जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, सीजनल क्रेडिट होते हैं, तो वो स्टेबलाइजेशन में आ जाएंगे। एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट है कि नहीं, बड़े इंस्टीट्यूशन में लगाया था, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक बड़ा बांध बनवा रहे थे या बड़ा पुल जिसमें हजारों करोड़ों रुपए लग रहे थे, तो वो अगर डूब गया तो उसके लिए इसको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए पूरा का पूरा रिप्लेस करने के लिए। वो शॉर्ट टर्म से नहीं बैलेंस होगा। तो ये तुम्हारे स्पेशल लोन फंड है। स्पेशल कैटेगरीज एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेंगे। ये सिर्फ ऐसे नहीं दिए जाएंगे कि भाई हमें लोन की जरूरत है, नहीं, आपको किस चीज की वजह से चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। फिर तुम्हारे डिपॉजिट्स, नाबार्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक की तरह। ये तुम्हें देखना है। आरबीआई के पास ये पावर नहीं थी कि वो जनरल पब्लिक से डील कर सके, पर नाबार्ड को ये पावर दी गई है कि वो जनरल पब्लिक से डील कर सके, इसलिए वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सके कमर्शियल बैंक से। दूसरा, वो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स भी इशू कर सकता है। जब हमने शेयर इशू करने की पावर दे दी तो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स को हम इशू करने की पावर दे ही सकते हैं। और इसके बाद हमने जो देखा ही था, गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन सब के थ्रू भी वो लोन ले सकता है और आरबीआई के थ्रू बोरो कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म। ये अपन देख चुके हैं। ठीक है। फिर लास्ट है तुम्हारा लोन ऑपरेशन ऑफ नाबार्ड। लोन ऑपरेशन नाबार्ड के अपन ने जैसे ऊपर देखा था 3 तरह के ही कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले तुम्हारा शॉर्ट टर्म हो गया, फिर तुम्हारा मीडियम टर्म हो गया, फिर तुम्हारा लॉन्ग टर्म हो गया। हमने इसको ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है। जैसे शॉर्ट टर्म में हमने कहा है कि फाइनेंसिंग सीजनल एग्रीकल्चर। अब सीजनल एग्रीकल्चर है तो शॉर्ट टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म को मानते हैं कि 6 महीने के आसपास शॉर्ट टर्म हो जाता है। 6 महीने से 1 साल मान लो। 1 साल से 3 साल के बीच में, 2 साल के बीच में मीडियम टर्म, और 2 साल से फिर अनलिमिटेड लॉन्ग टर्म तुम्हारा।
तो अब ये जो शॉर्ट टर्म है ये सीजनल क्रेडिट में आता है। तो सीजनल तुम्हारे या तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक सीजन के लिए 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए क्रेडिट चाहिए, तो वो क्रेडिट शॉर्ट टर्म में आएगा नाबार्ड से। इसमें वीकर सेक्शन पे फोकस करते हैं कि भाई कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा है कुछ ऐसा, तो इनको छोटा छोटा लोन चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, इनको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए। इनको क्यों चाहिए होता है वीकर सेक्शन को लोन? यूजुअली हैंडीक्राफ्ट वगैरह को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इनके पास वो खरीदने का पैसा नहीं होता मोस्टली। तो वो क्योंकि उसके लिए लोन लेते हैं, फिर क्या ऐसी विशियस साइकिल में आ जाते हैं कि जितना कमाते हैं वो सबका सब लोन चुकाने में लग जाता है। पर नाबार्ड क्या कर रहा है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, बहुत ज्यादा रिबेट देता है। तो इसीलिए जितनी कमाई होती है उसमें काफी कमाई इन लोगों के खुद के खाते में जाती है। इसलिए वीकर सेक्शन को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी शॉर्ट टर्म प्रोवाइड करना, क्योंकि इनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसलिए हमने इनको शॉर्ट टर्म में डाला है। मीडियम टर्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी हमने कैटेगराइज करने की कोशिश की है। अगर आरआरबीज को कुछ पैसा चाहिए तो हम यहाँ पे डालेंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि हमने देखा था ये रीफाइनेंस करता है। तो रीफाइनेंस का मतलब एक ये भी है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस करता है। तो ऐसे केसेस में रीफाइनेंस करना हो गया, तो ये अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास सडनली पैसा खत्म हो गया तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को पैसा देगा। आरआरबीज के पास सडनली पैसा खत्म हो गया तो आरआरबीज को पैसा दे सकता है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, जो तुम्हारी एनिमल रेयरिंग वगैरह हो गई, गाय भैंस पालना, फिर उनके डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करना, वो सब यहाँ पे आ गया। गोबर गैस प्लांट जैसे तुम्हारी एनर्जी जनरेशन, ये क्या है? अब मैंने यहाँ पे क्यों डाला ये, सोलर एनर्जी जैसी जो चीजें होती हैं वो बहुत ही हाई कॉस्ट डिमांड करती हैं। ये वाले जो प्लांट हो गए, जैसे गोबर गैस प्लांट की जो मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज के थ्रू आप जनरेट कर सकते हो। तो ये फार्मर खुद से बहुत ही बेसिक नॉलेज के साथ स्टार्ट कर सकता है, इसीलिए इसको अपन ने मीडियम टर्म में डाला है। फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट से अगर आपको कन्वर्ट करना हो, क्या होता है कई बार जैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर नहीं चुका पाए, तो अगर वो 6 महीने में नहीं चुका पाया तो या तो हम उसको डिफॉल्ट में डाल दें और उसके ऊपर लगा दें चार्जेस, या उसके हो सकता है मॉर्टगेज बेचने की कार्रवाई शुरू कर दें। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, नाबार्ड ने ये कहा है कि क्योंकि आप इनको हेल्प करना चाह रहे हो तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीडियम टर्म में। मतलब अगर वो 6 महीने की जगह अगर हम उसको ये कन्वर्ट करके डाल दें कि 2 साल में चुका दे, तो इससे क्या हुआ, इसको भी कॉन्फिडेंस मिल गया कि कोई बात नहीं, बाद में चुका देंगे, मुझ पे विश्वास है, मैं कमाई कर लूंगा, 2 साल में तो कर ही लूंगा। दूसरी बात, नाबार्ड के भी जो एनपीएस क्रिएट होने वाले थे वो नहीं हुए, तो इन्होंने मीडियम टर्म में शिफ्ट कर दिया। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जहां पे बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं बट लंबे समय के लिए चाहिए, तो लंबे समय के लिए स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है लोन। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे नहीं होंगे कि भाई यहाँ पे एक डैम खोलना या इरिगेशन, लंबे प्रोजेक्ट्स होंगे 5 साल के, 10 साल के, तो इसलिए लॉन्ग टर्म लोन डालेंगे। डेयरी डेवलपमेंट भी इन्होंने यहाँ डाला है। डेयरी डेवलपमेंट क्योंकि हमने यहाँ बड़े लार्ज स्केल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसे नहीं कि एक आध फार्मर का, बड़े बड़े डेयरी जो एस्टैब्लिश होते हैं, जैसे अमूल मान लो, तो अमूल जैसे डेयरी स्टैब्लिश करनी है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए, शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं होगा। फिशरीज डेवलप करनी है, स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं। अभी तक हम कर रहे थे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, जब हम बिजनेस की बात करें तो फिर हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं। जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी सोचा था अपन ने कि आप इस बेसिस पे काम करते हो कि आपका बिजनेस आगे तक चलता रहेगा, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट में स्मॉल बिजनेस को अपन डाला है। फिर थे माइनर इरिगेशन, छोटे मोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट भी आप लॉन्ग टर्म में डाल सकते हो, क्योंकि माइनर किसके लिए है, ये हमारे हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन जब पैसा लगता है तो माइनर इरिगेशन में भी बड़ा ही लगता है। जैसे तुमने एक बहुत सारे रिजर्वोयर्स खोले, फिर तुम उसको कनेक्ट करोगे फार्मर्स के फार्म्स तक, फिर वहां पे तुम पानी की प्रोवाइड करोगे। अगर बारिश ज्यादा होगी तो पानी कहाँ जाएगा, अगर सूखा पड़ रहा है तो पानी कैसे आएगा, तो ये सारी प्लानिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से माइनर इरिगेशन में होती है। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा नाबार्ड हो गया। इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई कंफ्यूजन था? अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपना क्वेश्चन चैट में लिख के दे दो, मैं अभी सॉल्व बता दूंगी तुम्हें।
कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? हाँ या ना कुछ तो लिखो, हो भी कि नहीं यहाँ पे क्लास में। मॉनेटरी पॉलिसी क्या था अपना? मॉनेटरी पॉलिसी अपन ने अभी तक देखा था। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं अपन, इससे रिलेटेड जितनी पॉलिसीज बनानी होती है वो अपन मॉनेटरी पॉलिसी में लेते हैं। मनी सप्लाई से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? तुम्हारा आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की पावर किसको दी है हमने? आरबीआई को दी है, क्योंकि वो जानता है, उसके पास एक्सपर्ट्स हैं ऐसे वो बताने के लिए कि भाई कितना डिमांड है अभी करेंसी की मार्केट में, कितनी सप्लाई की जरूरत है मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें मैनेज करने में आरबीआई हेल्प करता है। ठीक है, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाएगा डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन करने के लिए। अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखने हैं अगर अपन को, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो अपन अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, जैसे पिछली बार भी अपन ने पिछली क्लास में देखा था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो गया प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी क्या करना है उनको? उनको ये मेंटेन करके रखना है, जैसे मैंने पिछले कल बताया था कि रुपए की वैल्यू ना ज्यादा गिर जाए ना इतनी ज्यादा ऊपर हो जाए कि सडनली हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी शेक हो जाए। तो इसीलिए एक प्रॉपर वैल्यू मेंटेन रहे रुपीज की अगेंस्ट द डॉलर या फिर पॉन्ड या कोई सी भी एक करेंसी जो फॉरेन करेंसी हम लेके चलते हैं, वो चीज मेंटेन करनी है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो सबसे पहले अपनी प्राइस स्टेबिलिटी हो गई कि कहीं भी ना तो एक्सट्रीम इंक्रीज हो जाए ना एक्सट्रीम डिक्रीज हो जाए इकोनॉमी के अंदर। साथ ही क्योंकि क्या होगा अगर सडनली बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया प्राइस स्टेबिलिटी में, तो ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि क्या हो रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी क्या है? प्राइस लेवल है कमोडिटीज की। अगर सडनली प्राइस लेवल जो है किसी कमोडिटी की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो दिक्कत क्या है? जो बेचारे गरीब है वो खरीद नहीं पाएंगे, जो अमीर है वही खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे, जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे, क्योंकि उनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही, पर उन्हें खाना पीना तो है, पैसा खर्च हो रहा है। तो इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। एक पॉइंट जो तुम्हें बिजनेस इकोनॉमिक्स में रह गया था, उसमें आया नहीं बुक में, वो कहते हैं पर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या होता है? तुम्हारी साइकिल कैसे चलती है? गोल। तो क्या है, जहां से स्टार्ट हुई वो चीज वापस वहीं पहुंच जाती है। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन के अंदर क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट, कि कोई सी भी इकोनॉमी दो फेजेस में चलती है, एक है एक्सपेंशन, एक है डिप्रेशन। जब इकोनॉमी, अगर कोई इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है तो वो इकोनॉमी डिप्रेशन में भी जाएगी, हाँ हालांकि वापस एक्सपेंशन में आएगी फिर डिप्रेशन। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई इकोनॉमी हमेशा ही ग्रोथ पे रहेगी और कोई इकोनॉमी अगर डिप्रेशन में है तो हमेशा डिप्रेशन में रहेगी। तो इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि एक सिंपल साइक्लिकल एक्सपेंशन और डिप्रेशन की प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन इसके बाद अगर ये एक लिमिट से ज्यादा, जैसे इन्होंने ये बनाया है कि एक एक साल मान सकते हैं, कोई इकोनॉमी 6-6 महीने के हिसाब से, हर इकोनॉमी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर ये उससे ज्यादा एक्सपेंशन के फेज में चल रही है तो ये तो अच्छी बात है, और लेकिन अगर वो उससे ज्यादा डिप्रेशन की फेज में चल रही है तो ये खराब बात है। तो ये एक साइक्लिकल फ्लक्चुएशन लेके आते हैं इकोनॉमी में। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या कहता है कि हर एक इकोनॉमी जो एक्सपैंड कर रही है आज, वो कल वापस डिप्रेशन में जाएगी, और अगर वो डिप्रेशन में है तो वापस एक्सपेंशन के अंदर जाएगी। कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, हर एक इकोनॉमी का अपना एक उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो इस फेज में आराम से निकल जाए बिना किसी इसके कि भाई बहुत ज्यादा लंबे समय तक डिप्रेशन में रह रहा है, क्योंकि डिप्रेशन से रिकवर करने के लिए हमें अपने मेजर्स पूरे लेने हैं, पर अगर वो मेजर्स इफेक्टिव नहीं है तो इकोनॉमी क्या करेगी? बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में रह जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे मेजर्स बहुत अच्छे हैं तो हम अपने एक्सपेंशन के पीरियड को और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर वो इतने समय तक एक्सपेंशन में थी तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा एक्सपेंशन पीरियड और बड़ा हो जाए और नीचे चला जाए। तो ये वाली जो चीजें हैं अच्छे से एस्टैब्लिश करने में मॉनेटरी पॉलिसी हमारा हेल्प करती है। लेकिन ये स्टेबिलिटी मेंटेन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आज अगर मैंने ये कह दिया कि भाई प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है मुझे, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी इतनी आसानी से हो जाएगी? जैसे आज अगर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन इस इन्फ्लेशन से फर्क क्या पड़ रहा है? आरबीआई हर 3 महीने में नई पॉलिसी लेके आता है। आरबीआई का मानना ये होता है कि आज जो हमने पॉलिसी लगाई है इससे इतना इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। आज अगर हम इन्फ्लेशन में 8%, 10% के आसपास पहुंच गए हैं, जो हमारी मिनिमम रेंज जो 4% की थी, तो आरबीआई को लगता है कि नहीं अभी 6 महीने में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत सारी और फैक्टर्स भी हैं जो एक इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है जो सब कुछ मैनेज कर रही है।
तो इसीलिए प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना मॉनेटरी पॉलिसी के लिए डिफिकल्ट है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मनी की न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। अपन ने एक बार ये डिमांड एंड सप्लाई कर्व में देखा था कि मनी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मनी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए इसका मतलब अगर आज 1 रुपया 10 टॉफी खरीद पा रहा है तो उसी 1 रुपए में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 10 रुपए की 10 टॉफी की जगह 1 टॉफी खरीद पाऊँ, क्योंकि बहुत वास्ट डिफरेंस हो गया। थोड़ा रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो चलो 1 रुपए में 8 मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 रुपए में 1 मिली। इसका मतलब क्या है? बहुत अनस्टेबिलिटी है मार्केट में। तो इसीलिए एक न्यूट्रलिटी बनाने की कोशिश की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कि पैसे की वैल्यू इतनी ज्यादा कम ज्यादा ना हो कि जो खरीदने और बेचने की कैपेसिटी है वो लोगों की बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट करे, क्योंकि फिर क्या होगा? स्पेकुलेशन होगा मार्केट में, अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं भाई आज ही होल्ड करके रख लो। जैसे अभी क्या हो रहा है तुम्हारे, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है दिक्कत? क्योंकि लोगों को लग रहा है नहीं आगे जाके मिलेंगे नहीं, पैसे बहुत ज्यादा मांगेंगे तो लोग, तो अपन कुछ अमीरों ने क्या किया, अपने अपने घरों में होल्ड करके रखिए कि बाय चांस अगर हमें कोरोना हुआ और बाय चांस हमें अगर जरूरत पड़ जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर हम अपने पास पहले से रख लेते हैं। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है? स्पेकुलेशन हो रहा है मार्केट में, अनइवननेस हो रही है, जिनको ज्यादा जरूरत है वो बेचारे रह गए। तो एक मनी की न्यूट्रलिटी होना जरूरी है कि मार्केट में मनी की वैल्यू इतनी ज्यादा ऊपर नीचे ना हो कि जो चीजें पहले खरीदी जा सकती थी वो अब बिल्कुल ही नहीं खरीद पा रहे। जो बेसिक नेसेसिटी पूरी कर पा रहे थे कल तक लोग, वो आज बिल्कुल भी नहीं अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी कर पा रहे। फिर तुम्हारी एक्सचेंज स्टेबिलिटी हो गई। न्यूट्रलिटी की स्टेबिलिटी अपन ने देखेंगे विद इन इंडिया, एक्सचेंज स्टेबिलिटी अपन देखेंगे फॉरेन कंट्रीज से। तो अगर मैं अपने डॉलर्स को एक्सचेंज करा रही हूँ और पहले मुझे 60 रुपए के रुपए के बदले $1 मिल रहा था, आज मुझे 65 रुपए के बदले $1 मिल रहा है, तो मैनेजेबल है, ठीक है, चलो देख सकते हैं। लेकिन अगर वो 60 की जगह 100 हो जाए तो नुकसान है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। जिन लोगों ने पहले ही कन्वर्ट करा लिए थे अपने डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करा लिया था इंडियंस को देने के लिए, पर आज उनका नुकसान हो गया क्योंकि सडनली क्या हुआ? डॉलर के पैसे बढ़ गए। तो ये वाली जो चीज है वो नुकसान ना हो लोगों का, वो चीज मेंटेन करने की मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, क्योंकि ये नुकसान सहता कौन है? वो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, वो लोग जाएंगे। और अगर किसी कंट्री को ये लग रहा है कि नहीं भाई रुपीज में डील करना बहुत ही गलत है, अननेसेसरी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है और हमारा नुकसान हो जाता है, तो वो ये कहेंगे हम इंडिया से डील ही नहीं करते। तो इसीलिए अगर आपको अपना ट्रेड ठीक से चलाना है तो इसलिए आप एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ साथ एक है फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको प्राइस स्टेबिलिटी भी रखनी है, आपने न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी रख ली, अपनी एक्सचेंज रेट भी स्टेबल है, लेकिन हम ये सब कर क्यों रहे हैं? कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छे लेवल में प्रॉस्पर करे। लेकिन अपन ने देखा कि प्राइस स्टेबिलिटी डिफिकल्ट है मैनेज करना, एक्सचेंज रेट भी मुश्किल है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी डिफिकल्ट है थोड़ा बहुत, कि हम कहीं कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट करने को तैयार है, लेकिन थोड़ा बहुत। तो उस थोड़े बहुत में जो एडजस्ट कर रहे हैं उसका भी हमें नुकसान को कहीं ना कहीं तो अपन को बराबर करना पड़ेगा। तो वो बराबर करने के लिए आरबीआई ने कहा कि हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग फोकस करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट में। अगर कोई भी, ये एक ड्रीम सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन कहने की बात यह है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं देश में, जैसे काम करना चाहते हैं वैसा उनको काम अवेलेबल हो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे का मतलब ये नहीं है कि अगर आज मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ और अगर मुझे वो नौकरी नहीं मिल रही तो इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नहीं, मेरा स्किल सेट क्या है? अगर आज मैं कॉमर्स क्वालिफाइड इंसान हूँ तो मैं जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं एक जगह पे कॉलेज में पढ़ाने की क्वालिफिकेशन रखती हूँ, तो क्या मुझे ऐसी नौकरी मिल रही है? और अगर मिल रही है इसका मतलब मेरी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन सही है। मैं नहीं ले रही वो मेरी गलती है। लेकिन अगर मेरा जो स्किल सेट है उसके हिसाब से अगर मुझे जॉब मिल रही है, इसका मतलब आप एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ गए। अब क्या होगा अगर आप सबको एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ले आए तो अब सबके पास अपना अपना पैसा है कमाने के लिए, तो जो इंसान कमाएगा वो खर्च भी करेगा, वो खर्च करेगा तो लोग और प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो ये चेन बढ़ती जाएगी। इसके थ्रू हम अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर लेंगे। तो बजाय इन सब चीजों पर फोकस करने की, क्योंकि इन सब चीजों से एग्जैक्टली ग्रोथ नहीं हो रही है, इन सब चीजों में आप चीजों को लिमिट कर रहे हो कि एक्सचेंज इतनी रहनी चाहिए, न्यूट्रलिटी है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते इतनी आसानी से ऊपर बैठे बैठे कि ये भाई इतने में एक्सचेंज कर दो। तो उसकी जगह उन्होंने कहा कि हम फोकस करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट में, कि जिसको जितनी नौकरी की जरूरत है, जैसे उनका स्किल सेट है उसके हिसाब से उन्हें हम नौकरी प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो उन्होंने फोकस शिफ्ट किया अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फिर तुम्हारा आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर सब कुछ अच्छे से चले, स्पेसिफिकली अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तुम्हारा अच्छे से आगे बढ़े तो क्या होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा पब्लिक का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो मैंने क्या बात की थी, जैसे आज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर टू यूएस खराब है, लेकिन कंपेयर टू मे बी से श्रीलंका और बांग्लादेश अच्छा है। तो जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो हमारी जो डिमांड होगी वो एक हायर स्टैंडर्ड की होगी। कल तक हम लोग एक सिंपल 2 व्हीलर डिमांड कर रहे थे, आज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा तो हम कार डिमांड कर रहे हैं।
फिर हमारा और अच्छा बढ़ेगा तो हम लोग मे बी फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे, हम लोग कार नहीं यूज करेंगे इतना ज्यादा, हम लोग मे बी प्राइवेट जेट, एक एक्सट्रीम सिचुएशन बता रही हूँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ता है, तो आप एक हायर डिमांड रखते हो, तो हायर डिमांड पूरी कैसी होगी, प्रोड्यूसर्स पूरी करेंगे, वो और अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इवेंचुअली और ज्यादा होगी। तो ये एक चेन बन गई। तो बेसिकली मेजरली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों इंटरकनेक्टेड है, और उसी के साथ साथ बाकी सारी चीजें हम एड्रेस करते हुए चले, प्राइस डेवलपमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, तुम्हारा एक्सचेंज न्यूट्रलिटी और न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। अगर ये तुम तीनों चीजों को बैलेंस करते हुए चले तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी है अपनी इंपॉर्टेंस। अब ऑब्जेक्टिव जैसे हैं उसी में अपन ने इंपॉर्टेंस भी समझ ली। इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका मतलब हमारा फोकस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमारा होगा ही, प्राइस स्टेबिलिटी भी अपना मेंटेन होगी, सब अपना अपना कमा रहे हैं, सब अपना अपना खर्च कर रहे हैं, तो वो भूखमरी की सिचुएशन नहीं आएगी। फिर कैपिटल फॉर्मेशन भी होगी, कैसे होगी, जब आप कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे एनकरेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी, जब आप कंजम्पशन इंक्रीज करवाते हैं लोगों से, तो क्या है, पर कैपिटा इनकम अगर लो है लोगों की, पर कैपिटा इनकम लो है, इसका मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम लो है लोगों की, मतलब हर एक इंसान के पास ऑन एन एवरेज कितनी इनकम है। तो अगर लोगों के पास इनकम थोड़ी कम है तो हम ये कह सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करने की कोशिश कीजिए। जब हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, इसका मतलब है लोग वैसे भी खर्च नहीं कर पा रहे, वैसे भी सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज हर इंसान के पास कम पैसा है। तो अगर हर इंसान के पास कम पैसा है तो हम ये कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करिए। कंज्यूम करेंगे तो क्या है, वो वापस आएगा मार्केट में आएगा पैसा, तो जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं वो लोग सेव करेंगे, वो सेव करेंगे तो कहाँ जाएगा पैसा, बैंक में, बैंक उसको कहाँ डालेगा पैसा, कैपिटल फॉर्मेशन में लगाएगा। तो ये एक चेन हो गई। पर कैपिटल इनकम अगर लो है तो तुम अपने कंजम्पशन में बढ़ावा दोगे, तुम कहोगे कि नहीं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें और अपनी जरूरतें पूरी करें। लोगों में वो डर पहले तो हटाना पड़ेगा कि आगे जाके पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं। अगर वो सिक्योरिटी है कि आगे सैलरी मिलती रहेगी और आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आज का पैसा कंज्यूम कर लूंगी। पैसा कंज्यूम करूंगी तो कुछ लोगों के पास जाएगा जो प्रोड्यूसर्स है, कुछ ऐसे लोग होंगे डेफिनेटली जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सेस पैसा आ जाता है, वो लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो पैसा घूम के कहाँ आएगा, इन्हीं लोगों के पास जिनकी पर कैपिटा इनकम लो थी, जिन्होंने लो होते हुए भी खर्च किया। कैपिटल फॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं, जो एक्सेस लोग हैं उनसे पैसा लेकर जिनको ज्यादा जरूरत है उनको लोन दे देते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी में बैलेंस करना, ये मैंने बताया था तुम्हें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के तर्ज पे, कि जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है तो अपन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को कम ज्यादा करते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है पैसे की, इसका मतलब कैसी सिचुएशन है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में पैसा कम है, पैसा कम होगा तो डिफ्लेशन की सिचुएशन है, प्राइस लेवल धीरे धीरे बहुत नीचे जाता जा रहा है। डिफ्लेशन का मतलब है डिफ्लेट कर देना किसी चीज को, मतलब जैसे तुम बलून डिफ्लेट करते हो तो बलून में से हवा निकाल देते हो, तो इकोनॉमी से हवा निकल गई, इसका मतलब प्राइस लेवल बहुत नीचे चला गया। तो अगर प्रोड्यूसर को उतना पैसा भी नहीं मिल रहा जितना उसको चाहिए था, लेकिन बेचना तो है ही, तो अगर उसको कम लेवल पे बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या, लोगों के पास उतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। तो सरकार क्या करेगी, पैसा और डाल देगी, सप्लाई बढ़ा देगी, तो डिमांड अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो जितनी जरूरत नहीं थी उससे भी ज्यादा प्राइस लेवल पे सामान बिक रहा है, लेकिन गलत तरीके से बिक रहा है। तो सरकार क्या करेगी, सप्लाई को रोक देगी, तो अपने आप धीरे धीरे सप्लाई नीचे आ जाएगी और बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। तो ये बैलेंस करना भी काम है मॉनेटरी पॉलिसी का, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, क्योंकि मनी सप्लाई हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही रेगुलेट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतनी ना तो एक्सपर्टीज है ना इतना है, वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इनडायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं, पर डायरेक्टली डिमांड एंड सप्लाई को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही मेंटेन किया जाता है। फिर सूटेबल इंटरेस्ट रेट, इसकी भी अपन ने बात की थी। अगर किसी को लोन देना है हमें और हम चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें, तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे ताकि लोग सस्ता लोन ले सकें। लेकिन अगर हमें चाहिए कि नहीं लोग लोन ना लें, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। ऐसे ही सेविंग्स में अगर हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेव करें, तो हम लोग इंटरेस्ट रेट को सेविंग्स अकाउंट में बढ़ा देंगे, तो लोग अपना पैसा रखना चाहेंगे सेविंग्स अकाउंट में। ऐसे अगर हम चाहें कि नहीं लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, तो मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा सेविंग्स अकाउंट में। तो लोग क्या करेंगे, इससे तो बेटर है खर्च ही कर दो, क्या फालतू में यहाँ पे 1% 2% के लिए पैसा रखना बैंक में, अननेसेसरी है। तो ये सारी चीजें सूटेबल इंटरेस्ट रेट के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। प्राइस स्टेबिलिटी भी तुम्हारी वही हो गई, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है
तो पैसे के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोन महंगे हो जाएंगे तो लोन नहीं खरीदेंगे लोग, और सेविंग्स करने लगेंगे लोग, सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब दोनों की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, लोन से भी सेविंग से भी। तो अगर लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो क्या हो रहा है, लोन महंगा हो गया। सेविंग्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो लोग ज्यादा से ज्यादा सेव करेंगे, इसका मतलब कंज्यूम नहीं करेंगे तो मार्केट में से अपना पैसा निकल जाएगा। डिफ्लेशन में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देंगे तो लोन सस्ता हो गया, लोग ज्यादा लोन लेंगे। ऐसे ही सेविंग नहीं करेंगे लोग, कंज्यूम ही करेंगे, और यही हमें चाहिए, मार्केट में पैसे की कमी है, मार्केट में पैसा आएगा, लोग कंज्यूम करेंगे, तो इस तरह से तुम्हारी प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। फिर ऐसे ही एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है। जैसे ही अगर सरकार को लगा कि डॉलर बहुत ज्यादा कम हो गए मार्केट में, सरकार ने बहुत ज्यादा डॉलर की देखा कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है डॉलर की, जिस वजह से क्या हो रहा है, डॉलर्स तो मार्केट में कम हो गए और धीरे धीरे रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है कि जिसकी ज्यादा डिमांड है उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो डॉलर जहां पहले 60 रुपए में मिल रहा था, अब वो 70 रुपए में मिलेगा, फिर वो 80 रुपए में मिलेगा। कमोडिटी समझो डॉलर को, फॉरेन करेंसी को इस सिचुएशन में। तो जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है डॉलर के लिए, धीरे धीरे डॉलर महंगा होता जा रहा है। अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है तो दिक्कत क्या है, हमारे रुपए की साख गिर रही है, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंच रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो आरबीआई के थ्रू, आरबीआई को कहेगी, आरबीआई खुद से डॉलर को इंट्रोड्यूस करा देगा बैंक्स में। वो बैंक को कहेगा कि एक काम करिए, आप हमसे डॉलर ले लीजिए, लोगों को डॉलर पहुंचाइए ताकि हमारे रुपए की वैल्यू उतनी ना गिर जाए। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन करेंसी की मेंटेन की जाती है ताकि हमारा रुपया इतना बैलेंस, क्योंकि देखो अभी भी फिर भी कितना फ्लक्चुएट होता है, अभी 60 से 65, 65 से 70, ये सब कुछ मैनेज करने के बाद होता है आरबीआई के, इनडायरेक्टली मैनेज करने के बाद। तो ये सब चीजें कंट्रोल की जाती है ताकि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन की जा सके और फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो सडनली ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, फिर तुम्हारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आया। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या देखेंगे अपन, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम है। फुल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ लोगों का ही नहीं, हम रिसोर्सेज की भी बात कर रहे हैं। तो हमारे रिसोर्सेज इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब क्या है कि जितना लोगों ने सेव किया उतना ही बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब कोई भी पैसा आइडल नहीं पड़ा बैंक के पास, जितना बैंक में सेविंग हुई उससे की पूरी इन्वेस्टमेंट कर दी। ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है क्योंकि हमें पता है कि सेविंग में से कई सारा परसेंटेज जो है हमें सीआरआर में भी रखना होता है, एसएलआर में भी रखना होता है, पर वो सब कुछ हटा के अगर हम बात करें तो जितनी सेविंग हुई मार्केट में उतना का उतना अगर इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट हो रही है तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इसका मतलब है जितने रिसोर्स मार्केट में है वो सबके सब एम्प्लॉयड है, कुछ भी वेस्ट नहीं पड़ा हमारे। फिर एक क्रेडिट एक्सपेंशन, अगर ये लगेगा कि मार्केट में मंदी चल रही है तो सरकार क्या कहेगी कि अब जितना ज्यादा हो सके क्रेडिट बांटिए, आप लोन दीजिए लोगों को, छोटे लोगों को ज्यादा बड़ा लोन दीजिए ताकि वो लोग आगे बढ़ सके और जो उनके पास कमी है वो पूरी हो सके। ऐसे ही अगर उन्हें ये लगेगा कि मार्केट बहुत ज्यादा बूम कर रहा है तो बूम की सिचुएशन पे क्या होगा, वो ये कहेंगे कि जो अमीर लोग हैं उनको कम क्रेडिट दो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट को, वही तुम्हारे मॉनेटरी पॉलिसी के भी इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएगा। क्या थे वहां पे, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट देखे थे अपन ने, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जो मेजरेबल है, क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी और बाकी इमेजरेबल है, जिसको हम बिहेवियरल बेसिस पे देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव में क्या हो जाएगा अपना बैंक रेट। बैंक रेट मैंने क्या कहा था कि जो आरबीआई लोन देता है बैंक को उसको अपन बैंक रेट के अंदर डालते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आरबीआई बैंक को महंगी लोन देगा तो क्या होगा, पब्लिक में लोन महंगा आएगा, इसका मतलब पब्लिक लोन लेने से डिस्करेज करेगी। अगर आरबीआई बैंक को सस्ता लोन देता है तो बैंक पब्लिक को सस्ता लोन प्रोवाइड कराएंगे तो पब्लिक और लोन लेना चाहेगी। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस बताएं। लिमिटेशंस क्या बताएं कि आप जो है कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी या आरबीआई तभी तक इकोनॉमी में लोन को हैंडल कर सकता है जब तक बैंक अगर लोन लेना चाहे आरबीआई से। पर अगर बैंक के पास पहले से ही इतना पैसा है कि उन्हें जरूरत ही नहीं है आरबीआई की लोन की, तो जितनी चाहे उतनी इंटरेस्ट रेट पे बेचे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप चाहे इंटरेस्ट रेट डबल कर दो चाहे ट्रिपल कर दो, अगर बैंक ने आप आरबीआई से लोन लिया ही नहीं है तो बैंक के पास अगर फंड इतना सफिशिएंट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू ही, तो जितने इंटरेस्ट पे चाहे उतने भी लोन दे। तो मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं कर रही। अगर आरबीआई ने कहा कि मैं सस्ते में इंटरेस्ट दीजिए तो बैंक नहीं देगा क्योंकि उसने आरबीआई से लोन लिया नहीं, उसको बात सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप्ड मनी मार्केट नहीं है अपना प्रॉपर तरीके से। अभी भी हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है मार्केट। अभी भी लोग जो है प्रॉपरली बैंक की सर्विसेज में इतना इंडल्ज नहीं करते। फिर वो बैंक की सर्विसेज की नॉलेज पूरी तरीके से नहीं है लोगों के पास। लोगों के लिए बेटर ये है कि अगर आप किसी और से लोन ले लो या फ्रेंड से लोन ले लो, मे बी मनी लेंडर से, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लो, वो लोगों के लिए ज्यादा इजी रहता है कि भाई इसमें मॉर्टगेज वगैरह की चिंता भी नहीं है, कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं है, बस लोन ले लो, सिंपल है।
फिर ये डिपेंड करता है इकोनॉमी की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी, कि वो कितना हद तक इन्वेस्टमेंट, वेज और रेंट को अफेक्ट करे। जैसे अगर सरकार ने कहा कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रेंट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो आरबीआई क्या करेगी, सस्ते में लोन देगी लोगों को ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां खुल सके। पर ये तब इफेक्टिव है जब आपने लोन दिया, फिर एक कंपनी ने लोन लिया और फिर उसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, तो इसमें कितने सारे फैक्टर्स आ गए। अगर इकोनॉमी इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो आपके कहे हुए अनुसार मोल्ड हो जाती है, तब तो भाई आपने लोन सस्ता दिया तो ऑफकोर्स बैंक ने भी सस्ता दिया, पब्लिक ने उठाया, उन्होंने अपनी बिजनेस में लगाया और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, तब तो ठीक। लेकिन वो कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल इकोनॉमी है, मतलब आप कितना भी लोन डालो, बहुत ही कम लिमिटेशन है कि वो बिजनेसमैन ऑलरेडी इसमें लॉस में है कि उसको सस्ते लोन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अभी अपना लॉस चुकाने में ही लगा हुआ है, या बहुत ही लिमिटेड स्कोप है उसको और इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ानी या आगे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, तो जितना एम्प्लॉयमेंट है उतना ही रखा। तो अगर आपकी इकोनॉमी बहुत ही इनफ्लेक्सिबल है, रिजिड है, तो चांसेस कम है कि आप ये सारी चीजें अचीव कर सकें। लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल है तो अगर आप जैसा चाहें उससे करवा सकते हैं। फिर अपन ने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपन ने देखा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह इशू की जाती हैं। इनकी लिमिटेशंस क्या है, जैसे ऑलमोस्ट आप थोड़ी बहुत यहीं से लिख सकते हो, जैसी इसकी थी बैंक रेट की, क्योंकि यहाँ पे भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कई बार इसके जो फंक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स, मॉनेटरी और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। क्योंकि एक तो ये बात है कि जो पैसा वो लोन एडवांसेस में लगा सकते थे वो उन्होंने बॉन्ड खरीदने में लगा दिया, तो मतलब मेरा कितना ज्यादा इंटरेस्ट का लोन नुकसान हो गया, क्योंकि बॉन्ड में मुझे इतना इंटरेस्ट कभी भी नहीं मिलेगा जितना मैं लोन पे देके शायद कमा पाती। एक तो ये वजह हो गई। दूसरा, कई बार पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि अगर आरबीआई की पॉलिसी तो ये थी कि मुझे एग्रीकल्चर में लोन देना है, पर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आप अभी एग्रीकल्चर में लोन मत दो क्योंकि ये हमारा मुद्दा बनाना चाहते हैं हम सरकार के अगले इलेक्शन पे, तो आप रुक जाइए। तो क्या है, बैंक को सुननी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है सरकारी ऑफिसर्स की बैंक के अंदर, तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा, इकोनॉमिक बूम, अगर इकोनॉमी नीचे चल रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कुछ भी कहे, अगर लोगों के मन में डर है कि इकोनॉमी डूब रही है तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ये भी एक रीजन हो गया। और मॉनेटरी पॉलिसी तो ऑफकोर्स, क्योंकि एक ही पॉलिसी जो है सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो उसमें काम करते हैं, तो इस वजह से ये जो हम अचीव करना चाहते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है इन फैक्टर्स की वजह से। फिर अगर लिक्विड फंड्स को आप बैंक में इंक्रीज कर दोगे तो लोन की डिमांड भी इंक्रीज होगी, और इसका उल्टा भी यही हम मान के चलते हैं। हमने ये माना कि अगर हम बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं, अगर हम सीआरआर कम कर देते हैं, एसएलआर कम कर देते हैं, आरबीआई भी सस्ते में खूब लोन देता है, तो बैंक से खूब लोन लेंगे लोग और खूब बिजनेस खोलेंगे और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हमने मान के तो चला कि इतना आसान नहीं है कि भाई लोन सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग लाइन लगा के खड़े हुए। वो लोगों की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैंक ने कहा नहीं भाई हमें लोन नहीं देना, हमारे पहले ही बहुत एनपीएस हो चुके हैं, तो ये चीजें भी अफेक्ट करेंगी बहुत ज्यादा। और ऑफकोर्स पब्लिक की विल तो इफेक्ट करेगी। अगर पब्लिक के दिमाग नहीं है, दिमाग में बिजनेस माइंडेड नहीं है पब्लिक, तो वो यही कहेगी कि भाई नहीं चलो बैंक की नौकरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ये बिजनेस इसे छोड़ दो। तो ये भी एक रीजन हो गया। फिर सीआरआर तो हमारा है ही, सीआरआर अगर बढ़ाएगी आरबीआई तो क्या होगा, बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो रही है, सीआरआर अगर घटाएगी तो बैंक की लोन देने की क्षमता बढ़ रही है। फिर तुम्हारा एसएलआर भी वही चीज है, सीआरआर में तो तुम कैश की बात करते हो जो तुमने आरबीआई के साथ रखा है, एसएलआर के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह भी आ जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एसएलआर अगर बढ़ा दिया तो बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो गई, एसएलआर घटा दिया तो बैंक की लोन देने की क्षमता बढ़ गई। लेकिन हमने ये भी देखा कि सिर्फ एसएलआर में चेंज करने से बैंक लोन देने लग जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है बैंक देना चाहते हैं कि नहीं। फिर बोरोवर्स लोन लेना चाहते हैं कि नहीं, ये भी सेम है जो हमने पीछे देखा, वही ये इसमें पॉइंट आएगा। फिर चेंजेस, अगर आप एसएलआर और इसमें बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज करते रहेंगे तो बैंक्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बैंक्स को क्या है, यहाँ पे सिर्फ कैश में तो वो रख नहीं रहे, तो वो बॉन्ड्स भी रख रहे हैं। सडनली अगर आपने एसएलआर घटा दी तो बैंक क्या करेंगे, सिक्योरिटीज में से पैसा बेचेंगे। अब उन्होंने पैसा बेच दिया और अपने अगले 3 महीने बाद वापस एसएलआर बढ़ा दी। अब उन्होंने जो बॉन्ड्स की जगह पैसा लोन में लगा दिया था, वो पैसा कहाँ से निकलवाएं और फिर कब इन्वेस्ट करें, दोबारा बॉन्ड्स खरीदें। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, इससे बैंक की फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है, उनकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, जिससे जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव उनका था वो खत्म हो जाता है। ये चारों चीजें अपने मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव मेजर्स में देखी। क्वालिटेटिव में बिल्कुल सेम, राशनिंग ऑफ क्रेडिट कल भी देखा था। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो आप लोन लेते हो उसके बदले में जो मार्जिन रखते हो, आप अपना पैसा थोड़ा बहुत लगाते हो उसमें, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज कर सकती है आरबीआई, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। फिर कंज्यूमर क्रेडिट पे रेगुलेशन लगा सकती है कि आप दे सकते हैं कि नहीं। अगर आरबीआई ने बहुत रिबेट दे दी तो कंज्यूमर क्रेडिट ज्यादा जाएगा, कम रिबेट दी है, बहुत स्ट्रिक्ट रखी है पॉलिसी, तो कंज्यूमर क्रेडिट कम लेंगे।
फिर डायरेक्ट एक्शन क्या देखा था अपन ने, अगर आरबीआई को ये लगा कि ये बैंक मेरी बात नहीं मान रहा है तो आरबीआई कोई ना कोई रोक लगा सकती है, पेनलाइज कर सकती है, तो ये सब डायरेक्ट एक्शन में आएगा। मॉरल सुएशन भी अपन ने देखा था, आप इन्फ्लुएंस कर दो, अब बैंक को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे तो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर दो एडवर्टाइजमेंट दे देके, तो ये सब क्वालिटेटिव मेजर्स में आ गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? पॉलिसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कैसी हो गई, जैसे अभी हमारी इकोनॉमी कोरोना से पहले डाउनफॉल पे जा रही थी, सब लोगों के यहाँ ये डिस्कस हो रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लेके आया आरबीआई, लेकिन कुछ भी अफेक्ट नहीं किया ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक और चीज वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रही थी, वो थी यूएस और चाइना के अंदर ट्रेड वॉर। उस ट्रेड वॉर में इंडिया भी फंस गया था, क्योंकि एक तो इंडिया किसी की साइड नहीं ले पा रहा था, और दूसरा अगर वो यूएस गुस्से में आकर चाइना किसे गुस्से में आकर इंटरेस्ट रेट और टैक्सेस बढ़ाता है तो इंडिया के लिए भी रेपरकशन इंडिया के लिए भी बढ़ेंगे। हो सकता है चाइना कहे कि नहीं भी सभी कंट्रीज के बढ़ा रहे हैं हम लोग, यूएस कहे कि सभी के बढ़ा रहे हैं, ऐसे चाइना कहे कि अब आप यूएस की तरफ हो ही रहे हैं तो फिर ठीक है हम आपके भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, टैक्सेस बढ़ा देते हैं। तो ये वाले जो सिचुएशन में इंडिया फंस गया था, जिस वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इफेक्ट हो रहे थे इंडिया के, तो आरबीआई कैसी भी मॉनेटरी पॉलिसी लाए इंडिया पे कोई असर, इंडिया के इकोनॉमी पे उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस मॉनेटरी पॉलिसी से हैंडल नहीं होती। दूसरी चीज, एटीट्यूड कैसा है लोगों का, अगर लोगों की एटीट्यूड ऐसा है कि सेविंग एटीट्यूड है, कंजम्पशन एटीट्यूड है, उससे फर्क पड़ता है। जैसे इंडिया में सेविंग एटीट्यूड बहुत मुश्किल से बहुत टाइम बाद आया है। हमारे ये था कि पैसा घर में रखो या तो कैश में, या सेविंग ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते थे, सोना खरीदते थे। लेकिन सोने पे आपको रिटर्न नहीं मिलती अनलेस आप उसको बेचने जाओ, तो सोने के इन्वेस्टमेंट को आप इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे, वो एक आपने गुड में पैसा खर्च करके रख लिया, वो कंजम्पशन में आएगा। तो जब सेविंग्स की मेंटालिटी अगर लोगों की है ही नहीं, तो फिर आप कैसे सेविंग करवाओगे, मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे इफेक्ट करवाओगे लोगों को? तो जरूरी है कि लोगों का एटीट्यूड मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चले, तब तो ये इफेक्ट करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। फिर आ गया फ्यूचर अनसर्टेनिटी से भी फर्क पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी बना ली होगी मे बी, लेकिन कोरोना आ गया, अब कोरोना की वजह से वापस हम डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन और इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया, सब कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ये वाली जो सिचुएशन है फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी से बची नहीं रह सकती। मॉनेटरी पॉलिसी इनको एड्रेस नहीं कर सकता, वो जो गिवन है आज जो चीज दी हुई है उसके हिसाब से पॉलिसी बना सकता है, ये एक्सपेक्टेशन में कि जैसी सिचुएशन आज है वैसी 3 महीने तक रहेगी, सिंपल सी। फिर ये फंड जो है कमर्शियल बैंक को अवेलेबल नहीं होते, तो सॉरी कमर्शियल बैंक की ये फंड जो है अवेलेबल है ऐसा नहीं है। ये लोन जो है बाकी लोग इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट के रूप में भी ले सकते हैं। फिर अभी तुम्हारे ये बहुत सारे एनबीएफसी स्टार्ट हो गए, छोटा छोटा लोन देने को तैयार है। फिर जैसे तुम्हारा मुथूट फाइनेंस वगैरह जैसी कंपनियां हो गई, एयू फाइनेंस, जो बैंक के अंदर नहीं आते डायरेक्टली, तो जो कमर्शियल बैंक के अंदर नहीं आते उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को बैंक की तरह फॉलो करें, उनके लिए अलग रेगुलेशन हैं। तो जब लोगों को बैंक से अगर महंगा लोन मिलेगा तो कोई बात नहीं, लोग यहाँ पे मुथूट फाइनेंस और इन सब से जाके लोन लेंगे। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी पे कंट्रोल छूट रहा है आरबीआई का। फिर हमारी मार्केट अंडर डेवलप्ड है, अभी भी लोगों को बहुत सारी नॉलेज नहीं है, तो लोग ज्यादा सेव नहीं करते। अभी भी लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं, या वहां से जाके लोन ले लेंगे। अभी भी लोग सेविंग से ज्यादा इसमें बिलीव करते हैं कि भाई पैसा कैश घर में ही रखो तो बेटर है। तो ये वाली सारी सिचुएशन मॉनेटरी पॉलिसी को हैम्पर करती है। यहाँ पे समझ में आया सबको? एचएसबीसी की फुल फॉर्म, विकास क्या है एचएसबीसी की फुल फॉर्म बताओ?